नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा काल चला हुआ है आधुनिक काल। आधुनिक काल के प्रथम कालखंड को आज की क्लास में हम करेंगे। भारतेंदु युग से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतेंदु युग से संबंधित तथ्यों को देखते हुए साथ ही हम भारतेंदु युग के में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय और भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी भैया की क्लास में। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी क्योंकि आधुनिक काल से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जब हमने आधुनिक काल की जब शुरुआत में एक क्लास में हमने पढ़ा था तो आधुनिक काल में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं शुरुआत में, उन सभी बिंदुओं को हमने देख लिया था। आधुनिक काल की नामकरण क्या रहा, समय सीमा क्या रही, विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो है नामकरण और समय सीमा को देखते हुए साथ ही हमने आधुनिक काल में जब गद्य साहित्य की शुरुआत की जा गई तो किन किन भाषाओं में रचना की, ब्रज भाषा में कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी गई और खड़ी बोली में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही, सभी तथ्यों को देखते हुए जब आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए शुरुआत कर लेते हैं भारतेंदु युग। क्योंकि भारतेंदु युग के बाद फिर आएगा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद जो है छायावाद युग, फिर प्रगतिवाद युग, परियोगवाद युग। इस प्रकार से हर एक युग को आधुनिक काल के जितने भी उप विभाजन किए गए कालखंड रहे, आधुनिक काल से संबंधित सभी युगों से संबंधित सभी कालखंडों से संबंधित जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, प्रमुख प्रमुख कवि रहे हैं। तो एक एक कवि को एक एक जो है युग को हम बिल्कुल डिटेल से समझते हुए करते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग का जो समय सीमा रही वो रही 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग की समय सीमा रही। भारतेंदु युग का जो प्रारंभ है हरिश्चंद्र के जन्म काल यानी कि 1850 ईस्वी एवं अवसान जो समाप्ति काल रहा वो रहा सरस्वती पत्रिका का आविर्भाव 1900 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि भारतेंदु युग का जो समय रहा वो 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। जो 1850 ईस्वी जो समय रहा वो किस लेखक के जन्म को आधार मानकर रखा गया, वो रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 1885 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म का जो समय रहा वो भारतेंदु युग समय माना गया है। भारतेंदु युग के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म का जो समय रहा वही भारतेंदु युग का प्रारंभ काल माना गया। और जो सरस्वती पत्रिका का जब आविर्भाव हुआ वहीं से जो है भारतेंदु युग की समाप्ति भी मानी जाती है और वहीं से द्विवेदी युग की शुरुआत भी मानी गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाता है किस पत्रिका के आविर्भाव से किस युग की शुरुआत मानी गई जाती है या किस युग की समाप्ति मानी जाती है। तो सरस्वती पत्रिका की जो शुरुआत से जो है द्विवेदी युग की आविर्भाव माना जाता है, लेकिन भारतेंदु युग की समाप्ति मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही ये और देख लेते हैं। क्योंकि आजकल परीक्षाओं में विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रश्न पूछने लग गए कि सर्वमान्य तौर पर तो आपने देख लिया 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग की समय सीमा रही, जो कि भारतेंदु जी का जन्म और सरस्वती पत्रिका का आविर्भाव यानी कि शुरुआत जो है भारतेंदु युग की समाप्ति मानी गई और जन्म जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से माना गया। तो 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा रही। लेकिन विभिन्न विद्वानों के अनुसार जब हम बात करें तो मिस्र बंधुओं
ने भारतेंदु युग की समय सीमा कब से कब तक मानी, ये देख लेते हैं। तो 1926 से लेकर 1945 विक्रमी संवत तक जो है भारतेंदु युग की समय सीमा किन्होंने मानी, मिस्र बंधुओं ने। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा डेप्थ पूछने लगे पहले की अपेक्षा। तो हमें एक एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए प्रश्नों को करना है कि प्रश्न पूछा क्या गया है, इस आधार पर हमने देखते हुए समझते हुए करना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1927 विक्रमी संवत से लेकर 1957 विक्रमी संवत भारतेंदु युग की समय सीमा मानी। जो डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1922 विक्रमी संवत से लेकर 1957 विक्रमी संवत तक जो है भारतेंदु युग की समय सीमा मानी है। रामविलास शर्मा ने 1925 विक्रमी संवत से लेकर 1957 विक्रमी संवत तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानी है। और ये विक्रमी संवत में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए इनके अनुसार तो इनमें से आप 57 माइनस कर सकते हो। अगर विक्रमी संवत में आप 57 माइनस करोगे तो आपको ईस्वी आ जाएगा, और अगर ईस्वी में आप 57 प्लस करोगे तो आपका विक्रमी संवत आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किस आधार पर प्रश्न पूछा गया है, ये तथ्य आपको ध्यान रखते हुए करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है। इस युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है, ये आपको पता ही है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो समय रहा वहीं से जो है भारतेंदु युग की शुरुआत मानी गई। उसके बाद बात करें आगे, रीतिकाल में जो हिंदी साहित्य केवल दरबारी संस्कृति का काव्य बनकर रह गया था, भारतेंदु युग में वह पुनः जन काव्य बनने लगा। यानी कि जन काव्य यानी कि आम जनता का काव्य, जहाँ पर आम जनता की समस्याओं को भी दर्शाया गया। और रीतिकाल में जो है केवल जो हिंदी साहित्य दरबारी संस्कृति का काव्य बनकर रह गया था, और रीतिकाल में जो है केवल ब्रज भाषा में ही काव्य रचा जाने लगा। धीरे धीरे जो है भारत आधुनिक काल में आकर के गद्य का भी विकास होने लगा, ये आपको पता ही है। और फिर आगे चल के खड़ी बोली में भी रचनाएं की जाने लगी। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कह करके पुकारा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। भारतेंदु युग को गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है कि आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य माना है इन्होंने। ये पूछ लेते हैं कि आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य भारतेंदु युग को किस विद्वान ने कहा है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। और पुनर्जागरण काल किन्होंने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है। भारतेंदु युग, इस युग में पद्य एवं रचना के लिए ब्रज भाषा एवं गद्य काव्य रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि इस युग के अंतर्गत जो ब्रज भाषा एवं गद्य काव्य रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। इस युग में पद्य काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ और गद्य काव्य रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो तथ्य हमारा। भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन व नवीन काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है, अर्थात इस काव्य में पहेलियाँ, मुकरिया, भक्ति, रीति, श्रृंगार एवं नीतिपरक सभी प्रकार के काव्य लिखे गए। भारतेंदु युग के मंडल के कवि जो रहे हैं वे कौन कौन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से भारतेंदु युग का कवि कौन है या नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अधिकतर प्रश्न आजकल नहीं से संबंधित अधिक पूछने लगे, तो कई परीक्षाओं में मैंने देखा है तो नहीं से संबंधित अधिक प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से जैसे किसी रचनाकार का नाम दे देंगे, इनमें से जैसे केशवदास की रचना कौन सी नहीं है, या भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है, और द्विवेदी युग का कौन सा कवि नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछने लग गए तो आपको ध्यान रखना है। तो हर एक जितने भी भारतेंदु
जितने भी आधुनिक काल में कालखंड हुए हैं उनके अंतर्गत जो प्रमुख कवि रहे हैं, भारतेंदु मंडल के कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, द्विवेदी मंडल के कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, छायावादियों में कौन कौन कवि शामिल है, या फिर प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादों में भी जितने भी तार सप्तक हुए हैं, इन चारों तार सप्तकों में कौन कौन से कवि कौन से तार सप्तक में शामिल है। तो सभी कवियों को जो है उनके युग के अनुसार, उनके जो है किस युग के कवि रहे हैं, किस में शामिल रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको इन कवियों को ध्यान रखना है, पढ़ लेना है कि कौन सा कवि कहाँ है। तो बार बार आप इनको जैसे युग के अनुसार जब उनकी एक एक कवि को बिल्कुल डिटेल से आप सब समझोगे, पढ़ोगे, उनसे संबंधित तथ्यों को पढ़ लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये इस कवि को हमने उस युग में पढ़ा था, उस युग के अंतर्गत इनकी रचनाएं देखने को मिली है। तो इस प्रकार से आप जब बार बार रिवाइज करोगे, तथ्यों को पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में हम देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, ये प्रमुख भारतेंदु युगीन कवि रहे हैं या भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई रहे हैं। फिर राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, इन सभी कवियों के संबंध में हम पढ़ेंगे। एक एक कवि को देखते हुए, एक एक दो कवि को हम करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो देख लेते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। तो जन्मकालीन का भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो आप लोगों को पता ही है, भारतेंदु युग की जो शुरुआत मानी गई इन्हीं के जन्म काल के आधार पर मानी गई। तो 1850 ईस्वी में है ये भाई, आपको ध्यान रखना है। अगर विक्रमी संवत में दे दिया जाए तो 1907 विक्रमी संवत, ये भी आपको ध्यान रखना है। जन्म कहाँ हुआ? काशी में एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। मृत्यु हुई इनकी 1885 ईस्वी में। विक्रमी संवत पूछ लिया जाए तो 1942 ईस्वी में। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद की बात है कि इतने बड़े साहित्यकार का जो है समय काल केवल 35 वर्ष ही रहा। अपने 35 वर्षों में ही इन्होंने जो है बहुत कुछ कर दिया, साहित्य की में भी और वैसे भी देश के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। उन्होंने उन रचनाओं जो है नाटक लिखे हैं और जितने भी काव्य लिखे हैं उन्होंने वे रचनाएं लिखे जो आम जीवन के हृदय में, जो आम जनता के हृदय में उतरी है। और जो है एक तरह से कहो तो उनमें जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत इन्होंने ही की है अपनी रचनाओं के माध्यम से। पहले हमने देखने को मिली थी कि रीतिकाल में हमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को मिली थी। तो आधुनिक काल से पहले जो ये हमारा आदिकाल भी रहा तो उनमें भी हमें केवल संकुचित राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिली थी। लेकिन भारतेंदु युग में आके जो है हमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिली लोगों के अंतर्गत। ये भारतेंदु की रचनाओं का ही जो है बहुत योगदान रहा है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम। तो बापू गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ये इतिहासकार प्रसिद्ध सेठ अमीरचंद के वंशज परंपरा से उत्पन्न माने जाते हैं। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पिता का नाम पूछ लिया जाता है तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास इनका पूरा नाम रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, भारतेंदु जी का मूल नाम रहा है हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाम की इन्हें उपाधि दी गई थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु
की उपाधि से सम्मानित किया गया। किन्होंने सम्मानित किया कि उस समय के पत्रकारों और साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतेंदु अर्थात भारत का चंद्रमा से इनको भारत का चंद्रमा की संज्ञा इन्हें दी। और जब हम बात करें भारतेंदु से संबंधित व्यवसाय की, तो इनका जो व्यवसाय रहा वो पत्रकारिता रहा है। और एक बात और बता देना चाहती हूँ मैं भाई, जितने भी भारतेंदु मंडल के कवि रहे हैं वे सभी पत्रकार रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि परीक्षा में कि किस युग के कवि पत्रकारों की श्रेणी में शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है। तो भारतेंदु युग में जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने किसी न किसी पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं। तो इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पत्रकारिता। सबसे पहले इनकी पत्रिका हम देख लेते हैं, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, जो कि मासिक, पाक्षिक व साप्ताहिक तीनों प्रकार से उन्होंने ये पत्रिका निकाली थी। फिर है हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में, मासिक पत्रिका रही। शुरुआती 8 अंकों में यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई थी और 90वें अंक में इसका जो नाम बदलकर हरिश्चंद्रिका रख दिया गया। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की कौन सी पत्रिका है जिनका नाम बदलकर हरिश्चंद्रिका रख दिया गया? तो वो है हरिश्चंद्र मैगजीन। ये आपको ध्यान रखना है। पहले 8 अंकों में इनका जो नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित की गई थी, लेकिन 9वें अंक में इसे हरिश्चंद्रिका नाम से प्रकाशित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं तीसरी जो पत्रिका रही है वो है बाल बोधनी। बाल बोधनी का जो समय है 1874 ईस्वी में, ये एक प्रकार की मासिक पत्रिका रही है। यह स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, ये तीनों पत्रिकाएं जो है काशी बनारस से प्रकाशित होती हैं। ये भी पूछा जा सकता है ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की गई? तो काशी बनारस से। बढ़ते हैं आगे, भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो अपने 35 वर्ष के अल्पकालिक समय यानी कि बहुत ही कम समय में जीवन में भी भारतेंदु जी द्वारा हिंदी साहित्य के लगभग प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई। यानी कि कहने का मतलब ये है, अपने 35 वर्षों में, उनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। केवल मात्र 35 वर्षों में उन्होंने जो है अपने जीवन में जो है साहित्य के क्षेत्र में सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। यानी उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, काव्य भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे, काव्य संग्रह भी उन्होंने लिखे। यानी लगभग सभी विधाओं से संबंधित उन्होंने रचनाएं लिखी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और जिनके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी या आभारी रहेगा। इनकी समस्त रचनाओं की संख्या 175 के लगभग मानी जाती है। बहुत बड़ी बात है, केवल 35 वर्षों की जो अल्पायु में ही जो है, मात्र 35 वर्षों में ऐसा तो नहीं है कि जन्म से ही लिखना शुरुआत हो गई थी। कम से कम लगा लो 15-16 वर्ष की आयु में तो बच्चा की जो है सोचने समझने की, लेखन की शक्ति जो विकसित होती है। तो कम से कम अगर वो 15 वर्ष की आयु में भी अगर लेने की अगर शुरुआत हो गई, तो मात्र कुल 14-15 सालों में ही उन्होंने जो है इतने सारे रचनाएं लिख डाली। केवल उन्होंने इतने कम आयु में ही 175 के लगभग रचनाओं साहित्य के अंतर्गत रचनाएं लिखी है और उनकी सभी रचनाएं जो है एक से बढ़कर एक रही है। सभी रचनाएं अपने आप में जो है प्रमुख रचनाएं लिखी रही है, अच्छी रचनाएं लिखी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कुछ और
उठाकर उन्होंने लिख दिया। तो सभी रचनाएं जो हैं इम्पोर्टेंट है उनकी देख लेते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के संबंध में भाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे भी आज आपको करा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित रचनाओं को पढ़ेंगे। कल ही पढ़ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। कल तक आई होप ठीक हो जाए। तो थोड़ा सा इस मौसम में होता भी है, तो कई दिनों से थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो आज थोड़ा सा कम बोला जा रहा है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा आगे 1-2 दिन में हम जो है थोड़ी लंबी लंबी क्लास लेकर के जल्दी जल्दी अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। DSSBT GT PGT हिंदी के अनुसार जो हम अपनी तैयारी कर रही है, तो जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए जो मैं आपको उनको बहुत ही जो है धन्यवाद देती हूँ, जो आप हमारी क्लासेस देख करके आप हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हो। तो इसी तरह पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।